विदेश नीति के निर्माण में किसी भी देश के जो विभिन्न तत्व हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व प्राकृतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। नेतृत्व किस प्रकार का है, नेतृत्व का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, देश में राजनीतिक स्थिरता कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी तय करती है कि विदेश नीति किस प्रकार की होगी। इसके अलावा विचारधारा, आइडियोलॉजी भी राजनीतिक प्रक्रिया जो विदेश नीति के निर्माण से संबंधित है, उसे प्रभावित करती है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में इसको देखें, तो हम पाते हैं कि भारत में विदेश नीति के निर्धारण में प्रायः आम लोग उतने ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत रुचि ली भी जाती है, तो वो अर्बन मिडिल क्लास के द्वारा ली जाती है, जिनके द्वारा विभिन्न विदेश नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है और एक थिंक टैंक है जो विदेश नीतिगत जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करता रहता है। तो किसी भी देश की जो घरेलू परिस्थितियां हैं, वो विदेश नीति को डीपली, गहराई से प्रभावित करती हैं। और भारत के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि भारत में फॉरेन पॉलिसी निर्धारण में जहाँ लीडरशिप का रोल है, तो वहीं ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है, क्योंकि जनता का जो रोल है, भूमिका है, वो बड़ी सीमित है। जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि बहुत थोड़े लोग, स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लास है, वो इंटरेस्ट लेता है फॉरेन पॉलिसी के बनने में, फॉरेन पॉलिसी की को शेप देने में। इलेक्शन के दौरान भी हम पाते हैं कि ये कोई मेजर इशू नहीं होता है, यानी विदेश नीति के जो मामले हैं उन पर इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसके निर्माण के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, उसका प्रभाव जरूर पड़ा भारतीय विदेश नीति पर। और मिसेस गांधी को उसके बाद बड़ी अच्छी विक्ट्री मिली थी। और उसके पहले जहां कांग्रेस में फैक्शंस दिखाई दे रहे थे, इस युद्ध के बाद जब मिसेस गांधी चुनाव लड़ी, तो वो भारी बहुमत से जीतकर पार्लियामेंट में आई। तो यानी मिसेस गांधी केम आउट एज ए वॉर हीरोइन, और उसका उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें, तो हमारी आंतरिक परिस्थितियों ने हमारी विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया, तो हम वह समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। उस समय भारत की जो स्थिति थी, आंतरिक रूप से जो अस्थिरता थी, जो मंडल कमंडल के मुद्दों की वजह से देश के अंदर अस्थायित्व सरकार में था, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, कोई भी सरकार विदेश नीतिगत निर्णयों को ले ही नहीं सकती थी। तो हमारी आंतरिक परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने हमारी विदेश नीति की निर्माण की प्रक्रिया को निगेटिवली प्रभावित किया। और इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो भूमिका निभा सकते थे, वो हम नहीं निभा पाए, एक नॉन अलाइंड नेशन के रूप में और इराक के मित्र के रूप में, क्योंकि हमारे बहुत लोग इराक में काम करते थे और इराक गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल था। तो उस रूप में भारत जो भूमिका निभा सकता था, वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम आंतरिक रूप से अस्थिर थे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस which is within a state influences positively or negatively the making of foreign policy. कहीं पर
वो विदेश नीतिगत निर्णयों को मजबूत बना देती है, तो कहीं पर कमज़ोर भी बनाने का काम करती है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी भूमिका है और राजनेता तो आते-जाते रहते हैं। एक चुनाव में वो जीते और दूसरे चुनाव में हार गए। लेकिन नौकरशाह हमेशा बने रहते हैं और विदेश नीति में जो परिवर्तन न होने की वजह है, वो भी यही है कि कोई दल जो हो सकता है कुछ नए विचार लेकर आ रहा हो, लेकिन काम तो ब्यूरोक्रेट्स को ही करना है। राजनेता केवल पॉलिसीज बना सकते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। और ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, ये अगर यस मिनिस्टर जो पुस्तक है या जो सीरीज है, अगर वो आपने देखा हो या पढ़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ऑल्दो ब्यूरोक्रेट विल ऑलवेज से यस मिनिस्टर, लेकिन काम वो वही करते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो पूर्व से चले आ रहे हैं। इतनी आसानी से नीतियों में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। और यही स्थिति विदेश नीति के स्तर पर है। विदेश नीति में भी हम पाते हैं कि इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में देखा जाए, तो हम ये देखते हैं कि या तो कुछ हाई लेवल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा, या जो बाबू डम है उसके द्वारा फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित किया जाता है। हाई लेवल पॉलिटिशियंस की बात करें, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पीएमओ से सीधे फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण हुआ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी विदेश नीति के निर्णय लेने का दायित्व स्वयं के लिए रखा था। फॉरेन मिनिस्ट्री उन्हीं के पास हुआ करती थी। आज के समय में अगर देखें, तो इस समय भी पीएमओ के द्वारा ही फॉरेन पॉलिसी को तय किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर हम पीएमओ के अतिरिक्त देखें, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके द्वारा फॉरेन पॉलिसी के जो निर्णय हैं उनको लेने में मदद की जाती है। एंड वी सी दैट while some high level politicians, especially the prime minister, they have taken foreign policy issues, and they have taken decisions on these issues. Most powerful elected officials devote their time mostly to domestic issues. वे घरेलू स्तर पर जो नीतियां हैं उनके निर्माण में तो काम करते हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में आप देखें कि ज्यादातर उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है, वे अधिकृत नहीं है विचार देने के लिए। चीन की बात हो या पाकिस्तान की बात हो या अमेरिका या इजराइल, कुछ हाई लेवल जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें ही अधिकार प्राप्त होता है कि वे इस पर अपने ओपिनियन को प्रस्तुत करें, न कि प्रत्येक व्यक्ति को जो चुनाव लड़कर आया है या जो जनता का प्रतिनिधि है।
तो विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया कुछ सीमित लोगों के हाथ में है, जिसमें पीएमओ और 3-4 महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, उनके मंत्री, हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और इसके अलावा अगर आज के समय में देखें तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो विदेश नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आम जनता का हम लोगों ने देखा कि प्रायः इसमें रोल नहीं रहता है। ज़्यादातर अगर हम पाएँगे कि जो अ, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एकेडमिशियंस हैं, या जो उच्च मध्य वर्ग है, जो शहरों में रहता है, वो शायद फॉरेन पॉलिसी के मामले में ओपिनियन रखता है, रुचि रखता है, और इसलिए ओपिनियन रखता है, चूँकि वो उसको पढ़ता है। और एक और आज के समय में पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित करने वाला फैक्टर पनपा है, और वो है मीडिया। मीडिया के द्वारा भारत के युद्ध करा दिए जाते हैं, पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो। जहाँ कुछ झड़पें होती हैं, वहाँ मीडिया के द्वारा अ, ऐसी बहस कराई जाने लगती हैं, जहाँ पर लोग उत्तेजित होकर बोलने लगते हैं, जहाँ पर मीडिया के द्वारा कंपैरिजन्स प्रस्तुत किए जाते हैं मिलिट्री माइट में, कि चीन के पास कितने टैंक हैं, भारत के पास कितने टैंक हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। शायद मीडिया को ये बात समझ में नहीं आती है कि युद्ध का कॉस्ट क्या है। शायद उसे ये भी नहीं समझ में आता है कि डिप्लोमेसी और वॉर 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, और वो जो पुरानी कहावत थी कि वॉर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी, आज के समय में उसको सही नहीं कहा जा सकता, बिकॉज़ जो वॉर का कॉस्ट है, ह्यूमन कॉस्ट या जो फाइनेंशियल बर्डन है, या जो क्लाइमेटिक हैवक क्रिएट होगा वॉर की वजह से, वो इतना ज़्यादा है कि उससे जो भी गेन मिलना है वो बहुत कम आका जाएगा उसके सामने। तो नतीजा क्या है कि मीडिया भी हाय तौबा मचाती है, अ, और सरकार के सामने, जनता के सामने एक-एक नैरेटिव्स प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। सरकार के सामने तो नहीं, जनता के सामने नैरेटिव्स प्रस्तुत करती है, दृश्य क्रिएट करती है, और जो वास्तविक स्थिति है उसको नहीं बताती। यानी विदेश नीति के निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं। विदेश नीति के निर्णय फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लगाए जाते हैं, अपनी ताकत को पहचान कर और सामने वाले की ताकत को पहचान कर। अब अगर हम आगे आए और इन फैक्टर्स के अलावा हम देखें कि राजनीतिक प्रक्रिया में और कौन से ऐसे प्रभावकारी तत्व हैं जो आंतरिक नीति के साथ विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, और यहाँ हम डेमोक्रेसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? चुनाव के माध्यम से ऐसे पॉलिटिशियंस को सामने लाकर, जिन्होंने शायद विदेश नीति के संबंध में या दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस भारत के होने चाहिए उनके संबंध में भी अपने विचार दिए हो। तो इंडियन वोटर्स usually face a number of important issues. However, foreign policy is usually not an important issue for Indian voters. एक आध जो हमने आपको बताया कि एक्सेप्शंस को छोड़कर, प्रायः जो भारतीय वोटर है वो डोमेस्टिक इश्यूज पर मत देता है। प्याज के दाम पर वोट पड़ सकते हैं, लेकिन प्रायः विदेश नीति के मामलों में कि किसी सरकार ने
कोई अगर विदेश नीति के स्तर पर कोई चूक की है, तो उसको प्रायः जनता भूल जाती है और फिर सरकारें भी ऐसे समय में चुनाव कराती हैं, जब या तो वे इंतज़ार करती हैं कि जनता उनके द्वारा विदेश नीति के स्तर पर जो चूक की गई उसको भूल जाए, या अगर उनको लगता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, तो वो उसे इनकैश कराने के लिए ऐसे समय में चुनाव कराती हैं। पूर्व में भी हम इस प्रकार के कार्यों को होता हुआ देख चुके हैं। जैसे 71 का वॉर तो चलिए वो अपने आप परिस्थितियाँ पनपी, जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा मिसेस गांधी को प्राप्त हुआ। इसी तरीके से जब टेररिज़्म की लड़ाई, उसके खिलाफ लड़ाई की बात हम करते हैं, तो उसका फ़ायदा जो मौजूदा सरकारें हैं उनको होता है। जिस तरीके से वर्तमान सरकार के द्वारा टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और लड़ाई की जाती है, या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, उसका फायदा उस सरकार को दोबारा चुनाव में विजय दिलाने में सहायक होता है, क्योंकि लोगों को यह समझ में आता है कि वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं और इसलिए उन्हें ही जिताना चाहिए। तो इस तरीके का जो रिटॉरिक है पेट्रोटिज्म का, नेशनलिज्म का, वो चुनाव के पहले आप देखिए तो काफ़ी विकसित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो मैसेजेस हैं, वो भरे मिलते हैं, जिसमें जो नेशनलिज्म का फर्वर है, वो लोगों में जगाने का काम कर दिया जाता है, जिससे जनता चुनाव में प्रभावित होती है। यानी अच्छे अगर हमने निर्णय लिए तो उसका सरकार को लाभ मिलता है, और अगर कहीं कोई चूक हुई तो प्रायः सरकार की कोशिश होती है कि वो चुनाव थोड़ा देर में कराए, जिससे जनता उसको भूल जाए, क्योंकि जो जनता की मेमोरी होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। भारत में हम देखते हैं कि इलेक्शन में जो विदेश नीति के मामलों के मुद्दे हैं उनको प्रायः लाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा है, और अगर विदेश नीति के मामलों को भी यहाँ पे लाया जाए, तो शायद हम कह सकेंगे कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, वो विदेश नीति निर्माण को प्रभावित करती है। हमारे यहाँ इलेक्शन बड़े ह्यूज एफर्ट होते हैं, इसमें बड़ी रिसोर्सेज लगती हैं, काफ़ी समय लगता है, लेकिन प्रायः वोटर्स डोमेस्टिक मुद्दों पर ही, घरेलू मुद्दों पर ही वोट देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस इन्हीं मुद्दों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, एक अच्छा कहेगा तो दूसरा उस पर प्रश्न लगाएगा, या महंगाई की बात हो, एक उसको जस्टिफाई करेगा तो दूसरा महंगाई से जनता पीड़ित है, इस बात को कहेगा। तो प्रायः इलेक्शन में हम डोमेस्टिक, घरेलू मुद्दों को प्रभावी होता हुआ देखते हैं। In general, however, the bread and butter of foreign security policy, that is weapons development and acquisition, alliances, international institutions, military and diplomatic strategy, these are simply not major campaign issues. कौन पूछता है कि आर्मी के पास वेपन्स है कि नहीं? कौन इंटरनेशनल अलायंसेस की बात करता है? आप स्टूडेंट्स करते हैं कि क्वाड का निर्माण हुआ, एक नया क्वाड बन रहा है जिसमें इजराइल, यूएई शामिल किया जा रहा है। तो ये बातें कौन करता है? ये चुनाव का मुद्दा तो होंगे नहीं, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें ये सारे मुद्दे तो होंगे नहीं।
वहां पर अलग प्रकार के मुद्दे होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी का जो ब्रेड एंड बटर है, जो मूल बात है, वेपन के प्रोक्योरमेंट से लेकर अलायंसेस तक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, इन सब की चर्चा हम चुनाव के दौरान तो नहीं करते हैं, जबकि हमारे यहाँ चुनाव एक बहुत बड़ा अफेयर है। महीना महीना भर चुनाव में लग जाता है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन ये मुद्दे चुनाव के समय नहीं लाए जाते हैं। और इसलिए इलेक्टोरल प्रोसेस में हम विदेश नीति को प्रभावित करने वाले पब्लिक ओपिनियन का निर्माण होता नहीं देखते हैं। Voting procedures and structure of Indian democracy make it difficult for the electorate to reward or punish leaders for their foreign policy performance, क्योंकि वो तो क्राइटेरिया ही नहीं है, बेंचमार्क ही नहीं है। इसलिए इंडियन वोटर्स डू नॉट गेट दिस राइट, they do not have this privilege of punishing or rewarding the government on the basis of their foreign policy performance. भारत में जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, उसको भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि लोकसभा का सदस्य, एक एमपी, एक निश्चित जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। कोई नेशनल रेफरेंडम राजनेताओं के लिए नहीं किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनसंख्या के आधार पर बनती है, और जो व्यक्ति जीतता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने उसको वोट दिया। वो उनको भी रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं दिखाई देता है जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया, यानी एक बहुत सीमित जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके अलावा भारत के जो टॉप लीडर्स हैं, उनको आपने देखा कि वे बड़ी सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं, और ज़्यादातर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं कि अगर कहीं कोई गफलत हो जाए तो कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत जाए। अभी जैसे आपने देखा कि ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, क्योंकि जो पीछे चुनाव हुए उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचा नहीं पाई थी। तो भारतीय जो नेतृत्व है उसके लिए एक ये भी ऑप्शन खुला, यानी उसको जनता हटा नहीं सकती है कि फॉरेन पॉलिसी में आपने काम नहीं किया, आपने बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे, और बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर आपके काम से हम संतुष्ट नहीं है, और ऐसा कहकर वोटर सरकार को हटा दे या नेतृत्व को बदल दे। ऐसा हम अपने यहाँ होता हुआ प्रायः नहीं देखते हैं। यानी राजनेताओं को उनकी मिस्टेक्स के लिए जनता पनिश नहीं कर सकती है, बिकॉज उसको इतना अधिकार ही नहीं मिला है। तीसरी बात, रूलिंग गवर्नमेंट के हाथ में इलेक्शन कराना होता है, और जब उन्हें लगता है कि सारे पासे उनके पक्ष में है, उस समय वो चुनाव करा लेते हैं। ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी परफॉर्मेंस से उत्पन्न होती है। We can see that there is no accountability of politicians towards voters as regards foreign policy making. तो जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट की बात करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, कैबिनेट की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से निर्णय लिए जा रहे हैं। पीएमओ से लेकर एमओडी, एचएम, एमईए के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है,
जैसे भूमंडलीकरण के समय नरसिम्हा राव के द्वारा जो निर्णय लिए गए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो आज तक लोगों को प्रभावित कर रहा है। या मनमोहन सिंह के समय में जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई अमेरिका के साथ, उसने भी भारत की पोजीशन को बदलने का काम किया। या 74 में और फिर 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, उसने भी विश्व के अंदर भारत की स्थिति को बदला। यानी हमारे जो विदेश नीतिगत निर्णय होते हैं, उनके दूरगामी प्रभाव होते हैं, और ऐसे निर्णयों के लिए सरकार के लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे सरकारें निर्णय लेते समय सभी प्रकार के जो कारक हैं उनको सोच के काम करें। आज जैसे जब नेहरू जी की बात करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि नेहरू जी के द्वारा गलत निर्णय लिया गया, उन्होंने तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार कर लिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या 62 का वॉर एक दोषपूर्ण फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था, नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी, और साथ ही साथ ये मान लेना कि एक तो हिमालय हमारी रक्षा करेगा, और दूसरा कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी की सलाह पर आर्मी को इक्विप ना करना, जिससे हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से मतलब जिसको कहिए कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वी वर नॉट रेडी फॉर द वॉर। हमारे पास जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए थे वो तक नहीं थे, ठंड में जो कपड़े चाहिए थे वो तक हमारे पास नहीं थे, तो हम तो वी वर कॉट अनअवेयर्स। अब आज जब हम नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो हम ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन ये सारे निर्णय जिस समय में लिए गए, जिस काल में लिए गए, जिन परिस्थितियों में लिए गए, उनकी चर्चा भी करनी जरूरी हो जाती है। उनकी चर्चा किए बगैर हम इन निर्णयों के संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को, रेफरेंस को नहीं समझ सकते, और जो अन्याय होगा किसी भी पॉलिटिशियन के प्रति, जो उसके निर्णय लिए गए हैं, अगर हम उसको उन संदर्भों से हटा के जांचेंगे। तो आज नेहरू जी को हम उनके विदेश नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, अकाउंटेबल ठहराते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और ये कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा उनके द्वारा बनाया गया, जब उन्होंने इस मुद्दे को का इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया, इसको यूएन में वो लेकर गए। लेकिन शायद उस समय यही सबसे अच्छा उपलब्ध ऑल्टरनेटिव था। ईस्ट पाकिस्तान का भी मुद्दा यूएन में ले जाया गया था, लेकिन हाँ, एक समय के बाद उस मुद्दे को जब भारत ने समझ लिया कि कोई सहायता नहीं करेगा, तो भारत ने उस मुद्दे को स्वयं सुलझाने का निर्णय ले लिया। अब चूंकि हम वो वॉर जीत गए, इसलिए हम इस निर्णय को सही ठहराते हैं। लेकिन अगर वो वॉर हम हार गए होते, तब हमारा क्या रिएक्शन होता? तब हमने इंदिरा गांधी के इस निर्णय को वाइज बताया होता, या एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय? क्योंकि आज तो हम कहते हैं कि मिसेस गांधी ने तुरंत निर्णय लिया और हम इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर इसका रिजल्ट अलग प्रकार का होता, तो क्या हम मिसेस गांधी को इस फियास्को के लिए, अगर वो जो होता उसके लिए जिम्मेदार ठहराते? क्या वो चुनाव जीत पाती जिस तरीके से वो जीत कर आई थी? इसके अलावा जब हम राजनीतिक प्रक्रिया, इलेक्शन की बात करते हैं, तो रीजनल पार्टीज की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। रीजनल पार्टीज ने भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहकर
विदेश नीति को प्रभावित करने का कार्य किया है। श्रीलंका में जो तमिल मूल के लोग थे, उनके मुद्दे पर हमारे दक्षिण भारत के कुछ प्रांत बहुत सेंसिटिव रहे हैं, संवेदनशील रहे हैं। और वहाँ से बैठकर डीएमके विशेष रूप से इसके द्वारा सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, केंद्र में बैठी सरकार को, कि वे ऐसे निर्णय ले जिससे श्रीलंका में जो तमिल मौजूद हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। और जब केंद्र सरकार के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया, तब उसकी इन दलों ने आलोचना भी की। और आपको मालूम ही है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी जो तमिल कॉज के सिंपैथाइजर्स थे उनके द्वारा की गई। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं एक दो मुद्दों को छोड़कर, जैसे जो बांग्लादेश से भागकर आने वाले लोग आसाम में बसे या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में बसे, उनके मुद्दे को अगर छोड़ा जाए तो बाकी मामलों में जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने विदेश नीति के मामले में अपना ओपिनियन प्रायः नहीं दिया है। और अगर उन्होंने ऐसे मामलों को उठाया भी है तो उसमें प्रायः वो बार्गेनिंग करके और सरकार में कुछ अच्छे स्थान प्राप्त करके, अगर वो कोएलिशन में शामिल हैं तो कुछ अच्छे मंत्रालय प्राप्त करके उन्होंने इन मुद्दों को इग्नोर कर दिया है। हाँ, असम की तो पूरी डेमोग्राफी ही बदल रही थी, इसलिए वहाँ पर ज़रूर इसको लेकर आंदोलन किया गया और सरकार के ऊपर दबाव डाला गया कि असम की जो मूल वहाँ के लोग हैं, उनके इलेक्शन राइट्स की रक्षा की जा सके। तो कुछ मामलों को छोड़कर हम प्रायः देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं, they care very little about foreign policy, and they often demand extractions such as lucrative ministries and redistribution uh, towards their estates. But mostly we see that they care very little about foreign policy. और फॉरेन पॉलिसी के मामले में वे ज़्यादा ओपिनियन अपना देकर केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, कुछ केसेस को छोड़कर। एक और जो इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी पर, उसकी मेकिंग पर रहा है, वो है ब्यूरोक्रेसी का। जो डे टू डे बिजनेस है डोमेस्टिक और फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी का, उसको रन किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जिसमें कुछ मिनिस्ट्रीज विशेष रूप से प्रभावी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, और एकाध कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डीआरडीओ, जिनके द्वारा फॉरेन पॉलिसी के मेकिंग के क्षेत्र में काम किया जाता है। ब्यूरोक्रेसीज न केवल रोजमर्रा के कार्यों को करती हैं, बल्कि वे पॉलिसीज को भी प्रभावित करने का काम करती हैं। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिफेंस पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, उसको बनाने या ना बनाने, क्योंकि कहा यह जाता है कि इंडिया के पास कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है, इस पर बड़ी डिबेट होती रहती है। तो हम इसको कहें कि बनाने या ना बनाने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो इन्हीं 3-4 मिनिस्ट्रीज के ऊपर रही है, और यहाँ पर बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर रही है। एमईए को रन किया जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। और अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि हमारे एमईए में
बहुत कम अधिकारी हैं। अगर अमेरिका से कंपेयर करें या ब्रिटेन से कंपेयर करें या चीन से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो फॉरेन सर्विस का जो कैडर है ये बड़ा छोटा है। और नेचुरली अगर ये अंडर स्टाफ्ड होगा तो इसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो लो हो जाती है। अगर एक व्यक्ति को 20 विभाग देखने होंगे, उसको 20 देशों का काम देखना होगा, तो नेचुरली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज हो जाएगी, वो अफसर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो ये एक कमी कह लीजिए, एक शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं इसको, जिसकी वजह से विदेश नीति के स्तर पर हम बहुत ज़्यादा कोई नया काम नहीं कर सके हैं। तो जो डे टू डे मैनेजमेंट है एक्सटर्नल अफेयर्स का, इसे बहुत थोड़े से लोगों के द्वारा किया जाता है। एंड वी सी दैट दे स्ट्रगल टू कीप अप विद द वेलोसिटी ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल अफेयर्स। फिर अगर हम एमओडी की ओर बढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है नेचुरली, क्योंकि भारत के डिफेंस की ये बात करती है मिनिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन फॉर ए डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन to be a senior IAS officer who may not be having knowledge about defense procurement. तो आपने डिफेंस का इक्विपमेंट प्रोक्योर करने का जो विभाग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया है? जो एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है, लेकिन क्या उसको कौन सा इक्विपमेंट खरीदना है इसकी जानकारी है? हो सकता है कि वो कृषि मंत्रालय से ट्रांसफर होकर यहाँ आ गए हैं, एमओडी में आ गए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि किस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? हम जो एक्सपर्टीज की जरूरत है, जिस एक्सपर्टीज की जरूरत है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, उनका आपको पता होगा निगमीकरण कर दिया गया, उनको लिमिटेड कंपनीज बना दिया गया और 7 कंपनीज बनाकर और जो अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज थी उनको इन कंपनीज को सौंप दिया गया। मुझे लगता है अभी ये शायद दशहरे के दिन की बात है जब सरकार ने ये घोषणा की है और इन फैक्ट्रीज को, इन निगमों को डेडिकेट कर दिया। इसके विषय में हम लोगों को कुछ पता नहीं है क्योंकि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और इसके क्या निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस क्या है, इन सब की हमें जानकारी नहीं है। माना ये जाता है कि जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वे कस्टमाइज तरीके से भारतीय सेना के लिए सामान बनाती थी कि भारतीय सेना की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से या तो वर्दी बनानी है या इक्विपमेंट बनाना है। इक्विपमेंट में भी बहुत तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, केवल गोली बंदूक ही नहीं होता है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जूते भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें। तो ये फैक्ट्रीज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज़रूरतों के मुताबिक वस्तुओं को बना देती थी। लेकिन अब निगमीकरण के पश्चात ये कैसे कार्य करेंगी, ये अभी थोड़ा समझ पाना मुश्किल काम दिखाई देता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि बोफोर्स कांड के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है, जो जहाज हैं अगर खरीदने, अगर शस्त्र खरीदने हैं तो उनको खरीदने में बड़ा देर लगाती है क्योंकि उसको डर लगता है कि भाई करप्शन के चार्जेस ना लगे। और हर बार ऐसा होता है, चाहे वो राफेल खरीदा गया हो तब भी यही हुआ कि कहीं बीच में पैसे लिए गए। तो 25 साल बीत जाते हैं और हम डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री खुद भी रुकी रहती है, देर लगाती है हर काम में। दे वर्क एट अ वेरी स्लो पेस व्हेन इट कम्स टू एक्विजिशन
of arms or other equipments. फिर इसके अलावा सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है। नेहरू जी के समय से ही हम ये देखते हैं कि सेना और जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके बीच में संबंध बहुत क्लोज नहीं रहे हैं, क्योंकि सेना की ज़रूरतों को प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ सकते। सेना की क्या ज़रूरत है ये सेना ही बता सकती है, लेकिन सेना को हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों के अनुसार काम करना पड़ता है। यानी उन्हें इक्विपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए ये बात प्रशासनिक अधिकारी तय करते हैं, जो दिल्ली के अपने कमरे में बैठे होते हैं, जो फ्रंट पे नहीं है या जिन्हें फ्रंट से खबरें नहीं मिल रही हैं कि सैनिकों की क्या दिक्कतें हैं। तो बजट इस प्रकार से मैनेज किया जाता है जैसा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो एमओडी में बैठे हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। फिर एक अगली संस्था जो डीआरडीओ है वो भी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यस, वेरी गुड। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ के द्वारा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए शस्त्रों के निर्माण का कार्य किया जाता रहा है। एक मैं उदाहरण दूंगी आपको कि डीआरडीओ के द्वारा अर्जुन टैंक बनाया जा रहा था, लेकिन ये इस टैंक का निर्माण इतने ज़्यादा समस्याओं से घिरा जिसकी वजह से इसके बनाने में डिकेड्स लग गए। इनफैक्ट ये जो रशियन टैंक था T-90 उसको रिप्लेस करने के लिए ये बनाया जा रहा था, लेकिन उसको बनाने में अनेक समस्याएं आई, जिसमें कॉस्ट का भी एक मुद्दा था। फिर नाइट विजन इसमें नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया था, फायर कंट्रोल सिस्टम नहीं था, अंडर पावर्ड इंजन, इन सब ने बड़ी डिलेस क्रिएट किए और डीआरडीओ का नाम बहुत आज बढ़िया उसमें नहीं लिया जाता है। अभी पीछे जब पेंडेमिक के दौरान डीआरडीओ ने एक दवा जो कोविड को ठीक कर सकती है ऐसा बनाने का क्लेम किया था, तो डीआरडीओ में भी हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट and in fact inefficiency of DRDO has forced India to rely even more heavily on foreign arms imports. विशेष रूप से हमने रूस से शस्त्रों को मंगाने का काम किया क्योंकि हम स्वयं इन शस्त्रों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। फिर अगर हम और आगे चलें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाती है, जिसके द्वारा फॉरेन पॉलिसी निर्माण के कार्य में भूमिका निभाई जाती है, जिसमें मिनिस्टर के अलावा ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। इसके अंदर बीएसएफ वगैरह भी आ जाता है और इट हैज़ आल्सो प्लेड अ रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। तो ये तो हो गए कुछ एजेंसीज जिसमें पार्लियामेंट भी है, कैबिनेट भी है, जिसमें ये सारी मिनिस्ट्रीज भी हैं जो फॉरेन पॉलिसी की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका रही है फॉरेन पॉलिसी के निर्धारण में। अर्थ, इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर्स ने प्रभावित किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा सभी देशों में फॉरेन पॉलिसी के निर्माण को प्रभावित किया। जैसे अमेरिका के लिए हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है और इसलिए अमेरिका ने कभी भी डिसआर्मामेंट को ईमानदारी से नहीं सपोर्ट किया और इसीलिए यहाँ पर मतलब विश्व में निशस्त्रीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका ने तो शस्त्र बेचने का काम किया था और ये फैक्ट्रीज अगर बंद हो जाती तो इलेक्शन के दौरान यहाँ पर जो
पार्टी में चंदा दिया जाता है, जो फंड दिया जाता है, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि ये जो लॉबीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो बड़ी मात्रा में फंड देती हैं और नेचुरली वो चाहेंगी कि ऐसे कानून न बनाए जाएँ जिससे उन पर रोक लगे। तो प्राइवेट जो सेक्टर है वो हर देश में रोल प्ले करता रहा है। सरकार के जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको भी इसने प्रेरित किया है। एक समय में ये सरकार पर आरोप लगा था कि रिलायंस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हमने अपने कुछ व्यापारिक निर्णय लिए। अभी भी आप देखते हैं कि रफाल का जो सौदा था उसमें देश के अंदर उसके उसका जो पार्टनर था उसको अनिल अंबानी की कंपनी को बनाया गया। तो एक ऐसी कंपनी जो बैंकरप्ट हो रही है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको ये ठेका दिया गया, ये काम दिया गया, एचएएल को नहीं दिया गया। तो प्राइवेट सेक्टर ने इकोनॉमिक डिसीजंस से लेकर जो अन्य निर्णय हैं उनको प्रभावित किया है और वे भी पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्ट है एंड विदेश नीतिगत निर्णयों को बनाने में वे भूमिका निभाते रहे हैं। अब इन सब के बाद ये भी देखना चाहिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट एक्टर्स। क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे स्टेट एक्टर्स जैसे ब्यूरोक्रेसी को फेस करना पड़ता है? तो एक बहुत जो बड़ा मेजर फैक्टर है वो ये कि जो पॉलिटिकल अटेंशन है वो फॉरेन पॉलिसी के प्रति कम होता है, जिसकी वजह से रिसोर्स एलोकेशन कम है। इसके अलावा देयर आर डेंजर्स टू हैविंग पावरफुल पॉलिटिशियंस ऑल्सो। अगर एक और पॉलिटिशियंस ध्यान नहीं देते हैं सो, तो दूसरी ओर अगर पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे तो भी वो एक गंभीर समस्या हो जाएगी। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो है they fear that they will not be protected if they take some controversial decisions. तो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और राजनेताओं का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो समस्या है, तो दूसरी ओर बहुत ज़्यादा अगर पॉलिटिशियन काम करेंगे या कह लीजिए कि ज़्यादा ही अटेंशन देने लगेंगे तो वो भी एक समस्या है। ब्यूरोक्रेट्स इसलिए भी डरते हैं कि अगर वे कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं फॉरेन पॉलिसी में जिसकी वजह से कुछ विवाद उत्पन्न होता है, तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे राजनेता नहीं आएंगे। फिर ब्यूरोक्रेट्स एक्सपर्ट्स हों अपनी फील्ड के, ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी वे डिफेंस के मामलों में या प्रोक्योरमेंट के मामले में कि इक्विपमेंट को प्रोक्योर करना है उस मामले में वे एक्सपर्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। फिर इसके अलावा जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की, वो बहुत कॉर्डियल नहीं रहे हैं। इसमें जो मिलिट्री है इट हैज़ टू गेट सैंक्शंस फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस सिविल सर्वेंट्स एज टू वॉट आर्मी रिक्वायर्स। उसकी क्या उन्हें ज़रूरत है, क्या उन्हें प्रोक्योर करना है, ये उन्हें तय कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में क्या ज़रूरी हो जाता है कि एक बैलेंस उत्पन्न किया जाए। जो हमारी जो वेरियस एजेंसीज़ हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट हैं, जो फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करती हैं, उनके बीच में एक तालमेल बिठाया जाए जिससे कि जो उचित निर्णय है, जो सही निर्णय है, जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है, वो भी किए जाए और निर्णय भी लिए जाए। इसके विषय में हम लोग अगले क्लास में और बात करेंगे। अभी आज ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आप इसको पढ़ें।